गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि केमिकल प्लांट्स में बैच साइज कैसे डिसाइड किया जाता है, कि एक पर्टिकुलर रिएक्टर या फिर पर्टिकुलर वेसल्स या रिएक्टर्स की सीरीज में हम क्या मिनिमम या फिर किस मैक्सिमम बैच का बैच साइज ले सकते हैं, एंड वेरियस अदर थिंग्स रिगार्डिंग बैच साइज कैलकुलेशंस। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी डाउनलोड करना है वहां पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि बैच साइज होता क्या है। याद रखिएगा, इट इज बेसिकली केजी ऑफ की रॉ मटेरियल चार्ज इन प्रोडक्शन साइकिल। अगर हम आसान लैंग्वेज में समझते हैं तो बैच साइज जो हमारा की रॉ मटेरियल है वो हम कितनी क्वांटिटी में किसी एक प्रोडक्शन साइकिल में एंटर कर रहे हैं, वो होता है मेरा बैच साइज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कोई रिएक्शन करवा रहा हूं जिसमें मेरे 4 रिएक्टर्स इंगेज हो रहे हैं, R1, R2, R3 और R4, जहां पे R1 में मेरा की रॉ मटेरियल है A और B और C मेरे रिएक्शन को कंप्लीट करने वाले रॉ मटेरियल्स हैं। की रॉ मटेरियल बेसिकली वो रॉ मटेरियल होता है जो एज अ लिमिटिंग रिएजेंट काम करता है, जो पूरे के पूरे आपके रिएक्शन को कंट्रोल करता है। अब जैसा कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो R4 रिएक्टर से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो यहाँ पे जो मेरा बैच साइज होगा वो होगा क्वांटिटी ऑफ A, मींस मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट या फिर मेन रिएक्टेंट जो मेरा पूरे के पूरे रिएक्शन को के आउटपुट को कंट्रोल करता है। तो ये किस अमाउंट में मैं चार्ज करूंगा, मींस A का कितना अमाउंट मिनिमम या फिर मैक्सिमम मैं इस रिएक्टर में चार्ज करूंगा, उसी के हिसाब से मेरी बाकी सारी क्वांटिटीज वेरी करेंगी। ए की क्वांटिटी के हिसाब से बी और सी की क्वांटिटी वेरी करेगी और उसके हिसाब से मेरा फाइनल आउटपुट की क्वांटिटी कम या फिर ज़्यादा होगी। तो ए की क्या मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी पॉसिबल है वो होता है बेसिकली आपका कि कौन सा बैच साइज मेरे को सेलेक्ट करना है, बिकॉज मेरा टारगेट रहेगा कि मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन करूं। सो की रॉ मटेरियल का जो वॉल्यूम्स हैं मिनिमम और मैक्सिमम वो जानना मेरे को जरूरी रहता है कि उसका बेसिस क्या होता है। ये होता है मेरा बैच साइज। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बैच साइज बेसिकली पता कैसे करते हैं। याद रखिएगा, बैच साइज पता करने के लिए कुछ मेन चीजें हैं जिनका आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। पहला होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग। जो भी प्रोसेस आप चलाने वाले हैं वो उसका आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए कि उस प्रोसेस में कौन सी केमिकल रिएक्शन आप करवा रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन कितने स्टेप्स में है, उसमें कौन कौन से की रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं, रिएक्शन आपकी किस तरीके की है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, आपको कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं वो रिएक्शन करवाते टाइम। ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली यहाँ से पता चलेंगी जब आप स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसेस समझेंगे। सेकेंड, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास में उस टाइम जब आपको कोई नया प्रोडक्ट या फिर कोई नई कैंपेन शुरू करना है तो आपके पास में कौन कौन से इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। सेकंड हो गया आपका इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, आपको चेक करनी पड़ेगी कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स पे आपको अपना जो प्रोसेस है उसकी सुटेबिलिटी चेक करनी है। थर्ड वन इज इक्विपमेंट सुटेबिलिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको ये देखना है कि आपकी रिएक्शन कंडीशंस के हिसाब से कौन सा जो इक्विपमेंट है वो सुटेबल है, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है एमओसी, मीन्स मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपका जो रिएक्शन है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, उसके हिसाब से हम एमओसी सेलेक्ट करते हैं। अगर मेरा हाईली एसिडिक रिएक्शन है तो बेसिकली उसमें मैं ग्लासलाइन रिएक्टर्स प्रेफर करूंगा। अगर मेरा बेसिक है या फिर न्यूट्रल है तो फिर मैं SS316L के रिएक्टर्स बेसिकली प्रेफर करता हूं। सिमिलरली फॉर द कंडेंसर्स ऑल्सो, कंडेंसर का एमओसी भी अगर मेरा हाईली एसिडिक है तो मैं ग्रेफाइट पे जाता हूं, और मेरा नॉर्मल है तो फिर मैं SS316L पे जाता हूं। लाइंस का एमओसी भी इसके बेस पे ही डिसाइड होता है। सेकेंड वन इज रिएक्शन बेसिक रिक्वायरमेंट्स। आप जो रिएक्शन उसके अंदर करवा रहे हैं उसके हिसाब से आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। मान लीजिए आपका कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपका रिफ्लक्सिंग होता होगा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में, जब आप पैरामीटर्स मेंटेन करते हैं, मान लीजिए वहाँ हीटिंग करते टाइम आपको रिफ्लक्सिंग करना है, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको एक या फिर 2 कंडेंसर्स की जरूरत है। कंडेंसर्स किस एरिया के आपको चाहिए वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा,
उसके हिसाब से कौन सा रिएक्टर वैसा आपके पास में अवेलेबल है जिसमें वो फैसिलिटी प्रेजेंट है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। थर्ड वन इज मिनिमम स्टेरेबल वॉल्यूम। ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका रिएक्टर आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें मिनिमम कितनी क्वांटिटी सारे रॉ मटेरियल्स की प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि वो एजिटेटर के टच में आए। बिकॉज अगर प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग करनी है या फिर प्रॉपर तरीके से हीट ट्रांसफरिंग करनी है तो आपका जो वॉल्यूम है वो मिनिमम स्टेरेबल वॉल्यूम मींस वो वॉल्यूम जहां पे आपका एजिटेटर टच करता है वो होता है आपका मिनिमम स्टेरेबल वॉल्यूम। वो वॉल्यूम आपको मिनिमम मेंटेन करके चलना पड़ेगा अगर आपको प्रॉपर तरीके से रिएक्शन करानी है तो। एंड नेक्स्ट वन इज मिनिमम टेम्परेचर सेंसिंग वॉल्यूम। आपको यह भी चेक करना है कि जो आपका टीआई है, टेम्परेचर इंडिकेटर, वो बेसिकली किस पॉइंट पे लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपना रिएक्शन करवाने जाएं, आप टेम्परेचर पैरामीटर्स कुछ मेंटेन कर रहे हैं लेकिन आपका टीआई के लेवल से नीचे आपका अंदर जो रिएक्शन मास है उसका जो लेवल है वो उसके नीचे मेंटेन है तो वो अलग रीडिंग दे रहा है जबकि एक्चुअल में रीडिंग अलग है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बेसिकली चेक करना है। रिएक्टर का एजिटेटर भी किस तरीके का है वो भी आप रिएक्शन कंडीशंस के हिसाब से बेसिकली चेक करते हैं कि रिएक्शन कंडीशंस कैसी है, उसके हिसाब से आप एजिटेटर की डिजाइनिंग भी चूज करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आपको कितनी टाइम साइकिल्स में आपको अपना रिएक्शन कंप्लीट करवाना है। मींस मान लीजिए आपके पास में 8 रिएक्टर अवेलेबल है लेकिन आपसे ये कहा जाए कि आपको ओनली 3 रिएक्टर में ही रिएक्शन कंप्लीट करवानी है तो आपको एक ही स्टेप हो सकता है एक रिएक्टर में 2 या 3 स्टेप चलाने पड़ जाए तो इन दैट केस आपकी टाइम साइकिल बढ़ जाएगा। बट अगर आपको मैं ज़्यादा रिएक्टर्स दे दूंगा तो आप सिंगल स्टेप एक एक रिएक्टर में चला सकते हैं। उस केस में आपका जो टाइम साइकिल है वो बेसिकली कम हो जाएगा। तो बैच साइकिल टाइम की लिमिटेशंस क्या है वो भी आपको बेसिकली ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक एग्जांपल से आपको काफी अच्छी तरीके से ये समझाता हूं। बैच साइज कैलकुलेशन मैंने यहां पे समझाया है, थोड़ा गौर से देखिएगा। सबसे पहले एक ग्लास लाइन रिएक्टर है 5 KL का, सेकंड एक एसएस रिएक्टर है 3 KL, थर्ड एक एसएस रिएक्टर है 2 KL का और 4 है रिएक्टर 4 है आपका एसएस का 4 KL का। याद रखिएगा कि ये जो रिएक्टर्स के ये वॉल्यूम दिए गए 5 KL, 3 KL, 2 KL, 4 KL, ये इसके वर्किंग वॉल्यूम्स होते हैं। और जब भी मैं कोई केमिकल रिएक्शन करवाता हूं तो मैं हमेशा मैक्सिमम 85% फिलिंग तक किसी भी रिएक्टर को भरता हूं। उसके ऊपर की फिलिंग पे मैं कभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं करवाता हूं। अब जैसा कि मान लीजिए ये जो मेरा ए है ये मेरा की रॉ मटेरियल है। अब पहला ग्लास लाइन पहला जो रिएक्टर है उसमें ए 500 kg चार्ज कर रहा हूं, बी 500 kg और सी 3000 kg, मीन्स टोटल वॉल्यूम हो गया मेरा 4000 kg। अब मान लीजिए ये मेरा ग्लास लाइन रिएक्टर है आपका 5 KL का। सबसे पहले यहाँ पे मैं एसएस का रिएक्टर नहीं प्रेफर कर सकता हूँ बिकॉज ये जो मेरी रिएक्शन की कंडीशंस हैं वो हाईली एसिडिक है। तो फर्स्ट चॉइस हो गया मेरा एमओसी का कि मेरे को यहाँ पे ग्लास लाइन वेसल ही प्रेफर करना है। सेकेंड हो जाएगा मेरा कि जो मेरा टोटल वॉल्यूम है वो हो रहा है मेरा यहाँ पे 4 KL, मीन्स 4 KL मटेरियल मैं इस 5 KL रिएक्टर के अंदर चार्ज करूंगा। इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये किसी भी रिएक्टर को मैं 85% फिलिंग से ऊपर नहीं भरता हूं, तो सेम फेनोमेना यहां पे भी अप्लाई होता है। इस केस में आप इजीली चेक कर सकते हैं, अगर आप 5 KL को मल्टीप्लाई करते हैं 0.85 से तो आप वो वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। वो वॉल्यूम आपका कैलकुलेट होके आएगा 4.25, जबकि आपका जो रिएक्टर है वो 5 KL का है। मीन्स 85% पे भी 4.25 KL वॉल्यूम आप इसमें ले सकते हैं, जबकि मैंने जो रिएक्शन मास चार्ज कर रहा हूं उसका वॉल्यूम है ओनली 4000 kg। मीन्स ये रिएक्टर मेरा बिल्कुल सूटेबल है। अब इसके बाद में इसमें एक डी करके यहां से लेयर काटी जाती है जिससे 1000 kg प्रोडक्ट आउट हो जाता है। मीन्स जो अगले रिएक्टर में इन कर रहा है प्रोडक्ट उसका वॉल्यूम बचा 4000 माइनस 1000 ओनली 3000। अब आप अगला रिएक्टर देखिए तो ये रिएक्टर है मेरा 3000 3 KL। यहाँ पे मैं आपका जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी 1 पकड़ लेता हूँ तो मेरा लीटर और केजी में बिल्कुल सेम हो जाएगा। सारी कैलकुलेशंस में मैंने यही सेम एजम्पशन लिया हुआ है, अदरवाइज आप लीटर और केजी में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। मीन्स अब 3 KL मेरा ग्लास लाइन रिएक्टर 1 से अगले रिएक्टर में जाता है।
बट आप देखेंगे कि 3 KL मटेरियल भी है और 3 KL रिएक्टर भी है। मीन्स ये जो मेरी चॉइस है, ये चॉइस मेरी बिल्कुल गलत है। अगर मैं यहाँ पे 3 KL वॉल्यूम भी आ रहा है पीछे से और 3 KL का ही रिएक्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो चॉइस मेरी बिल्कुल गलत बैठेगी। अब इस रिएक्टर में मैंने 1500 लीटर आपका दोबारा मटेरियल यहाँ पे निकाल दिया है। इसके बाद में मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ, तो आगे के रिएक्टर की कैपेसिटी है 2 KL, जो इजली 1500, 3 KL यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा था, उससे 1500 निकल गया, तो आगे कैरी फॉरवर्ड ओनली 1500, मीन्स 2 KL के रिएक्टर में 1500 मीन्स 2 इंटू 0.85 अगर मैं चेक करूंगा तो 1.7 KL, मीन्स ये भी, इसकी भी कैपेसिटी सफिशियंट है। आफ्टर दैट ये अगेन आपका आगे वाले रिएक्टर में कैरी फॉरवर्ड होता है 1.5 KL, जिस रिएक्टर की कैपेसिटी है 4 KL, मीन्स यहाँ पे भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और फाइनल मेरे को फिक्स्ड प्रोडक्ट मिल जाता है 1500 kg। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है मेरा, वो इस रिएक्टर पे आके गलत हो जाता है, तो अब मैं आपको प्रॉपर सीक्वेंस बताता हूँ। अगर आप राइट सीक्वेंस देखेंगे तो राइट सीक्वेंस कायदे से ये होना चाहिए, बिकॉज पहले रिएक्टर में आपका 4 KL माइनस 1 KL बचा आपका 3 KL। 3 KL 4 KL के रिएक्टर में जब जाएगा तो दैट वॉल्यूम इज सफिशियंट, बिकॉज 4 KL का आप 0.85 टाइम्स करेंगे तो वो होगा 3.4 KL। मीन्स यहाँ पे मेरे को ये जो रिएक्टर मैंने चौथी रैंकिंग पे लगाया था, ये रिएक्टर मेरे को बेसिकली सेकंड रैंकिंग पे लेना पड़ेगा। 4 KL रिएक्टर में मेरा पीछे से 3 KL वॉल्यूम आया। आफ्टर दैट यहाँ पे 1500 KL की लेयर मैंने काट दी, 1500 kg की लेयर काट दी। देन मेरा 1500 kg आगे के रिएक्टर में चला गया 2 KL के, जो इजिली उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। देन ये नेक्स्ट रिएक्टर में मूव करेगा जो 3 KL का है, जहां पे इजिली 1500 kg मेरा जो मटेरियल है वो मेरे को बाहर एज अ फाइनल आउटपुट मिल जाता है। मीन्स होप आपको बैच साइज कैलकुलेशन से रिलेटेड सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि किन किन चीजों का पर्टिकुलर आपको ध्यान देना है, जिसमें मेन रहता है आपका रिएक्टर का डेड वॉल्यूम, मीन्स मिनिमम स्टेरेबल वॉल्यूम पता होना चाहिए, वो पॉइंट पता होना चाहिए जहां पे आपका टेम्परेचर इंडिकेटर लगा है, वो आपका मिनिमम सेंसिंग, आपका मिनिमम टेम्परेचर सेंसिंग वॉल्यूम वो आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ एजिटेटर आपको ध्यान देना है। आफ्टर दैट जो आपका की रॉ मटेरियल है उसके हिसाब से कितना मिनिमम और मैक्सिमम वॉल्यूम आप रिएक्टर में बैठा सकते हैं, और आपके की आरएम के हिसाब से बाकी जो रॉ मटेरियल्स हैं उन सबको देखते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि कितनी कैपेसिटी के रिएक्टर्स आपको बेसिकली अपने सीक्वेंस में लेने हैं। पूरा का पूरा बैच साइज आपके की रॉ मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा। आपका की रॉ मटेरियल जो है उसी के हिसाब से बाकी रॉ मटेरियल्स की क्वांटिटी डिसाइड होगी। तो एक बार आपको एक एक रिएक्टर पे सेट पे चेक करना पड़ेगा कि वो मिनिमम स्टेरेबल वॉल्यूम और जो बाकी सारी कंडीशंस है उनको फुलफिल करता है या फिर नहीं करता है। उसके हिसाब से ही बेसिकली मैं जो बैच साइज है वो बेसिकली डिसाइड करता हूं। होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।